गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो अध्याय नंबर 7 चल रहा था, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, उसमें अपन भारत की जो है प्रमुख आपदाओं के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। उसमें अपन ने भूकंप और सुनामी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। भूकंप और सुनामी के अलावा भी बच्चों भारत में और प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी है जिनसे भारत को जो है नुकसान पहुंचता है। उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो है बच्चों अगली उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी जो तूफ़ान आते हैं समुद्र से, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। चक्रवात मैंने पहले भी बताया था बच्चों, तूफ़ान जब समुद्रों के अंदर तूफ़ान आता है, उसके साथ पानी की लहरें या तरंगें जो है काफ़ी ऊंचाई तक जाती है या तटवर्ती क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाती है, वो इसके अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं, यानी कि जिसमें दबाव, जब वायु का दबाव कम हो जाता है तो वहाँ से पानी जो है तेज स्पीड से चक्रवात के रूप में उठता है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ज़्यादातर ये असर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ले लो या दक्षिणी अक्षांश। बच्चों मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी पे कुल कितने अक्षांश है, 90 डिग्री अक्षांश। कितने? 90 उत्तर और 90 दक्षिण। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है बच्चों। इसके उत्तर में यानी इस तरफ 90 अक्षांश है जिनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और इस तरफ भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश है जिनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो कुल मिला के अक्षांश हो गए 180। उसमें बात कर रहा है कि ये ज़्यादातर चक्रवात जो आते हैं, ये भूमध्य रेखा हो गई जो पृथ्वी को बीच में से 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली लाइन के, यानी ये उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, यानी इस वाले क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर चक्रवात जो है देखने को मिलते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में? लगभग 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसकी ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ ऊंचाई 12 से लेकर के 14 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी ये तूफ़ान बच्चों इतने भयंकर होते हैं कि इनकी लहरों की ऊंचाई जो जाती है, पानी जितना हाइट पे जाता है, वो 12 से लेकर के 14 किलोमीटर तक हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको प्रभंजन भी कहते हैं, एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्री सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है, यानी अलग अलग वैज्ञानिक जो अलग अलग मत देते हैं। इसकी उत्पत्ति के कुछ कारक या कुछ दशाएं होना आवश्यक है, तभी तूफान उठते हैं। तो क्या क्या आवश्यक दशाएं होती है तूफान के लिए, चक्रवात के लिए? पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण एवं आर्द्र वायु की सततता उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। यानी कि पहली बात, चक्रवात तभी आ सकते हैं जब लगातार बड़ी मात्रा में जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की हवा की प्राप्ति होती रहती हो। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। तो दूसरा बल कि चक्रवाती तूफान के लिए जो है कोरियोलिस बल का काम करना जरूरी होता है। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बना रहे। यानी कि क्षोभ मंडल बच्चों, वायुमंडल की परतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है। 5 में धरातल से लेकर 16 किलोमीटर तक सबसे पहले जो परत होती है वो कहलाती है क्षोभ मंडल। बाकी को समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल ये कहलाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये इसकी बात कर रहा है इस मंडल में, यानी पृथ्वी के धरातल के पास वाला जो मंडल होता है उसमें जो है शांत दशाओं का होना अति आवश्यक है, यानी हवाएं न चलनी चाहिए, मौसम शांत होना जरूरी है, तभी चक्रवात आते हैं। चौथा पॉइंट, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त। तो चौथा पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ सकते हो आप, 3 पॉइंट याद। यानी चक्रवात कब उत्पन्न हो सकता है, क्या दशा है? तो पहला, उष्ण एवं आर्द्र वायु का आने अति आवश्यक है, कोरियोलिस बल का कार्य करना जरूरी है। और तीसरा है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहना अति आवश्यक है क्षोभ मंडल के अंतर्गत। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना पढ़ते हैं, कैसा होता है दिखने में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, यानी वायु का दबाव बहुत अधिक होता है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब से
क्रोड होता है। इसे तूफान की आँख भी कहते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को जो है क्या कहते हैं अपन, तूफान की आँख के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे इसमें उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायु प्रवणता 14 से लेकर 17 मिलीबार यानी पर 100 किलोमीटर के आसपास होती है। कई बार ये 60 से 60 मिलीबार भी हो सकती है, तो ये चीज़ आप छोड़ सकते हो। फिर भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय समयानुसार वितरण देखना, कहाँ कहाँ पे भारत में जो है चक्रवात आते हैं। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों से पैदा होते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। मॉनसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं, यानी कि 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे जो ये चक्रवात पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं, यानी जब अपने सर्दियाँ हो रही होती है तो बारिश होती है बच्चों, वो किससे होती है, वो चक्रवातों से ही होती है। तो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन के डेल्टा के करीब पहुँच जाते हैं। अब क्या रिजल्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारत में नुकसान देखना बच्चों। यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल भी कमज़ोर हो जाता है, यानी जो क्षेत्र समुद्र से दूर है वहाँ पे नुकसान कम पहुँचता है। चक्रवातों का जो प्रभाव बच्चों को ज़्यादातर केवल समुद्र के किनारे पर ही देखने को मिलता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर होता जाता है उसका बल कमज़ोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराते हैं, यानी कि हवा की गतियाँ जो होती है 180 किलोमीटर से प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है। इससे तूफ़ानी क्षेत्र में समुद्र तल भी साधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफ़ान मोहर्मी कहा जाता है। क्या होता है तूफ़ान मोहर्मी देखना, समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और ज़मीन के अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। तूफ़ान में अत्यधिक वायुदाब के कारण अत्यधिक तेज़ हवाएं चलती है, इससे समुद्री जल जो है तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, वही क्या कहलाता है, जिससे भारी बरसात होती है और तेज़ हवा चलती है, वो कहलाता है मोहर्मी। इससे क्या होता है, इससे तटीय क्षेत्रों में इससे तटीय क्षेत्र में जो बस्तियाँ वो पानी में डूब जाती है, खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलें और कई प्रकार के मानवीकृत ढांचे का विनाश यानी घरों का नुकसान भी इसके अंतर्गत होता है। तो ये था समुद्री चक्रवातीय तूफान जिसके बारे में अपन पढ़ा था। ये भी भारत को हर साल भारत में ये देखने को मिलते हैं। अगली जो भारत की प्राकृतिक आपदा है वो बाढ़ है, जिसके बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों समुद्री चक्रवात के बारे में एक बार पुनः पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और मैंने आपको बताया कि चक्रवात जो है ज़्यादातर वो है वायुदाब से ही प्रभावित होते हैं, यानी हवा का दाब अगर कम होगा उतना ही चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। धन्यवाद।